हेलो बच्चों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस नए चैनल में। चैनल बनाने के पीछे का मकसद मेरा यही है कि इस मुश्किल दौर में भी मैं बच्चों तक पहुंच पाऊं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बार बार मुझसे कॉल पे बात की और कहा कि नहीं सर, हमें एक वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है। मैं ये पहला लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मदद मिलेगी इससे। सबसे पहला ये जो लेक्चर मैंने बनाया है ये क्लास 12th के लिए है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड जो पहला चैप्टर है, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में समझे बिना जाने बिना क्लास 12th फिज़िक्स को समझ पाना पूरी तरीके से कह सकते हैं एक हद तक नामुमकिन है। इसीलिए हमें चार्जेस के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं क्लास 12th फिज़िक्स के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि क्लास 12th फिज़िक्स के फर्स्ट पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़े यूनिट के रूप में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक जो मतलब है वो मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी हम लोग इसमें चार्जेस की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है ये वो स्टडी है जिसमें चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड पहला चैप्टर है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस है। जो सेकंड पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में होता यह है कि चार्जेस जो है उनमें मूवमेंट आती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें कि हम लोग मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं वो EM वेव्स की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता यह है कि चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी उनमें मोशन तो होती है लेकिन उनमें मोशन में वेलोसिटी के साथ साथ एक एक्सेलरेशन भी होती है। बेसिकली जो फिज़िक्स का पहला पार्ट है आपके क्लास 12th में वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही डिपेंड है, यानी चार्जेस की स्टडी है। इसके साथ ही साथ अगर आप सेकंड पार्ट को भी देखेंगे तो सेकंड पार्ट में भी चार्जेस की स्टडी एक ब्रॉड वे में हमें मिलती है देखने को, जिसमें कि न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें 3-4 चैप्टर्स आपको मिलते हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इन चैप्टर्स में चार्जेस के बारे में ही हमें पढ़ना है। क्लास 12th फिज़िक्स मोटे मोटे तौर पे चार्जेस की स्टडी है। और इस स्टडी में बच्चों को थोड़ी सी परेशानी अक्सर इसलिए आती है क्योंकि चार्जेस ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ है जिन्हें हमने नेकेड आइज से कभी देखा नहीं, ना हम देख सकते हैं। एक ऐसी चीज़ की स्टडी करना जिसे हमने देखा नहीं है, वहाँ ज़रूरत होती है एक अच्छी इमेजिनेशन की और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम उन कंसेप्ट्स को बहुत आराम से समझ पाएंगे जो हमें फिज़िक्स क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करने जाऊं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके देखने की कोशिश करें, एक ग्रीक वर्ड है जिसका हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो, या जिससे एक वर्ड निकल के आता है इलेक्ट्रॉन। इसका एक्चुअल मतलब होता है एम्बर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से निकल के आई है जिसका एक्चुअल मतलब है एम्बर। एम्बर एक मटेरियल है। सबसे पहले जो चार्जेस के बारे में पता चला वो इसी एम्बर मटेरियल के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उससे पता चला कि हाँ, चार्जेस एक्चुअली में लाइव करती हैं। हम लोग चार्जेस को अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रेजेंट इन देम। हम तभी पता कर पाते हैं कि किसमें मैग्नेटिक फोर्स है, किसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इसी के बल पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic force। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है, यानी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर हिस्ट्री में जाके हम जानने या सोचने की कोशिश करें चार्जेस के बारे में, हुआ क्या
कि कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स थे, उनके पेयर्स थे, पेयर ऑफ मटेरियल्स थे, जिनको जब आपस में रब किया गया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने निकल के आई, जिससे ये चार्ज का कंसेप्ट सबसे पहले आया। सो आप देख पा रहे हैं कि when an insulating surfaces are rubbed against each other, a static charge is developed which gets discharged after getting in contact with a conductor. अगर हम इंसुलेटिंग सर्फेसेस को रब करते हैं और उस पर्टिकुलर इंसुलेटिंग मटेरियल को किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो होता क्या है, चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है, यानी चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना स्टार्ट करती है। पोलैरिटी के बेस पे अगर चार्जेस को आप डिवाइड करना चाहें सो बेसिक दो तरीके के चार्जेस हम लोग कह पाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एक चार्ज ऐसी होगी जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और दूसरे चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव। अगर कोई बॉडी है और हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से निकल के किसी दूसरी बॉडी पे गई है। और ठीक उसी तरीके से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब यह है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं या इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी से ट्रैवल होकर उस तक पहुँचे हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो बेसिक चार्जेस हैं, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिसमें ज़्यादा होगा हम कहेंगे कि वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिवली चार्ज है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा उसे हम लोग कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ही बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ही वो चार्जेस हैं जो मूव करते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं एक पॉइंट से या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। साथ ही साथ जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई कि जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब जो बेसिक दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं जो सेम नेचर के हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच रिपल्शन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको ये भी यहाँ पे समझना होगा कि अगर हमें चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि अगर दो बॉडीज़ हमारे पास हैं जिनके बीच चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है और हम चाहते हैं कि उन दोनों बॉडीज़ को हम फिर से न्यूट्रल बनाएं, सो उन दोनों बॉडीज़ को न्यूट्रल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में लेके आना होगा एक दूसरे के साथ। सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं दो ग्लास रॉड्स हैं। इन दोनों ग्लास रॉड्स में आपको यहाँ पे पहले दो ग्लास रॉड्स दिखाई दे रही हैं। इन दोनों ग्लास रॉड्स को क्या किया गया, दोनों को ही सिल्क के साथ रब किया गया। जब सिल्क मटेरियल के साथ ग्लास को हम रब करते हैं तो इन दोनों में ही पॉजिटिव पोलैरिटी आती है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ग्लास रॉड से ट्रैवल होके सिल्क में चली जाती हैं, तो ये दोनों ही ग्लास रॉड्स पॉजिटिव नेचर की हो जाती हैं। तो अगर ये दोनों ग्लास रॉड्स पॉजिटिव नेचर की हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों ग्लास रॉड्स को एक दूसरे के पास लेके आए, एक दूसरे के करीब लाना चाहें, तो लाइक चार्जेस होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक इसी के सामने आप यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने एक ग्लास रॉड लिया है और एक प्लास्टिक रॉड लिया है। प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड दोनों को ही जब अलग अलग सिल्क के साथ रब किया जाता है तो होता यह है कि जो ग्लास रॉड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि जो प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब इन दोनों में डिफरेंट पोलैरिटीज़ आती हैं, इनकी जो पोलैरिटीज़ है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो जब पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों रॉड्स या ये दोनों ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड का जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव बनेगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव बनेगी। तो बच्चों ये डिपेंड करता है किसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी पे, जिसके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा सा नाम है जिसे हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कहते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब यही होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी, यानी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि अगर ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज बनता है सिल्क से रब करने के बाद, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो सिल्क से कम है, यानी उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से बाहर होते हैं और उसे पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। ओके,
अगर हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें कि चार्ज जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो बच्चों आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली कूलम्ब है, और हम 1 कूलम्ब को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये वो चार्ज है जो 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए किसी वायर के थ्रू, और उस वायर में करंट कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर। सो चार्जेस की इतनी बेसिक स्टडी तो ठीक है। जब हम लोगों ने चार्जेस को बेसिकली समझ लिया, तो यहाँ ये भी जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चार्जेस हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। सो जो दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें कुछ मेन 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को समझ के ही हम आगे की स्टडी कर सकते हैं। आप इस चैप्टर में देखेंगे कई जगहों पे आपको पॉइंट चार्जेस वर्ड्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट चार्जेस का मतलब बस और बस यही होता है कि अगर साइज़ जो है वो बहुत छोटी होती है, अगर कोई चार्ज है जिसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो हम लोग वैसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। सो अगर हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम लोग कहते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है कि जो चार्जेस हैं वो एडिटिव होंगे। एडिटिव का मतलब क्या है, इसको इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 3 चार्जेस हम लोग ले रहे हैं, Q1, Q2 और Q3। अगर इन तीनों चार्जेस को हम एक किसी पर्टिकुलर एटम में इंसर्ट कर दें, यानी ये तीनों चार्जेस इस पर्टिकुलर एटम में इंसर्ट हो जाएं, और इस एटम का जो नेट चार्ज है वो है Q, तो जरूर जो इस एटम का नेट चार्ज Q होगा, कैपिटल Q, ये जरूर इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो भी चार्जेस एक बॉडी के अंदर होते हैं वो सभी एक दूसरे से हम लोग कह सकते हैं कि ऐड होके होते हैं, यानी कि जो नेट रिजल्ट होता है वो उन तीनों को सम करने के बाद हमें मिलता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज का एक प्रॉपर अमाउंट है, तो उस बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के प्रोसेस अगर होंगे, तो जो नेट चार्ज होगा उस बॉडी के अंदर का वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर सपोज मैंने 2 एटम्स लिए, हम कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये 2 एटम्स हैं। सपोज इन दोनों एटम्स में के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, सपोज इस वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज किए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो हम अगर इन दोनों एटम्स की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि इस पहले वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, जबकि इस दूसरे वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। लेकिन अगर एज अ होल हम पूरी बॉडी की बात करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जरूर सेम होंगे, यानी कि जो चार्ज है वो सेम होगी, वो कंजर्व होगी। सो इसका मतलब ये है कि चार्ज जिस बॉडी में जिस भी अमाउंट में होती है वो कंजर्व रहती है हर हाल में, वो चेंज नहीं होती। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब यही है कि चार्जेस जब भी किसी बॉडी में लाई करेंगे या रिसाइड करेंगे, वो जरूर इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब होता है इंटीजर्स के फॉर्म में। आप जो फॉर्मूला बेसिक क्वांटाइजेशन के लिए देखते हैं वो होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम जानते हैं हम, और n जो है यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। प्लस और माइनस का मतलब ये है कि अगर तो ये प्लस होता है साइन, इसका मतलब कि ये प्रोटॉन के लिए चार्ज हम लिख रहे हैं, अगर ये माइनस है इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं। सो n जो है, n की वैल्यूज हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंटीग्रल्स के फॉर्म में होगी। ये कभी भी 1.5 2.5 1.2 इस तरीके से डेसिमल के फॉर्म्स में नहीं होगी। इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों, चार्ज जो है वो ऐसे ही बहुत छोटे हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर उसे हम डेसिमल्स में ले लेते हैं तो वो चार्जेस और भी बहुत ज़्यादा छोटे बन जाएंगे, इसीलिए ये हमेशा इंटीग्रल्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो मल्टीपल्स होंगे वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे। आप लोगों ने बेसिक ये पढ़ा होगा कि जो कूलम है वो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे चार्जेस के लिए अडॉप्ट किया गया है,
1 कूलम में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसको 10⁻18 को ओपन करके यहाँ पे देखें तो कितने सारे जीरोज हैं, आपको यहाँ समझ में आ गया। सो इसको शो करने का मेरा मकसद बस यही है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो वो नंबर होगा वो कितना छोटा आएगा। इसीलिए क्वांटाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है, हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन पढ़ा है, E=mc²। उसके हिसाब से आप जानते हैं कि अगर स्पीड बदलती है या स्पीड इंक्रीज करती है तो उसके साथ साथ मास जो है वो भी वैरी कर जाती है। लेकिन चार्जेस में ऐसा नहीं होता। चार्जेस जो हैं स्पीड पे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप चार्ज को इंक्रीज करते हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो कर दिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसकी मास होगी या उसकी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो किसी भी तरीके से वेरी करेगी। जो चार्ज है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि चार्जेस के बारे में अभी जो भी हमने पढ़ा ये आपको समझ में आ रहा होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि कूलम्स लॉ के हेल्प से कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखें।